नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। चुनाव में मोटा-मोटा लगभग 1 साल बचा है। राजनीति गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद हर पार्टी ने मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि हम जिले-जिले में जाकर प्रचार करेंगे कि किस तरह राहुल गांधी की जमानबंद की गई। अडानी के मामले में, जेपीसी के मामले में हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी एक शहीद की भूमिका में सामने आ रहे हैं कि बस उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को इस एंगल पे ले रही है कि ये मोदी के लिए बोलकर उन्होंने ओबीसी का अपमान किया है। चुनाव पास में है, 2024 का गणित क्या होगा? क्या कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ एक ऐसा मोर्चा बनाने में सफल हो पाएगी जो बिखरे हुए वोटों को एकजुट कर सके, या फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे वोटों को एक जगह आने नहीं देगी? मैं आज चाहता था कि मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराऊं जिनके आकलन ने, जिनके सर्वे ने, जिनकी बातों ने पूरी दुनिया में धूम मचाई है। जमीनी स्तर पर अगर राजनीति समझनी हो, नब्ज पकड़नी हो जनता की, मुद्दे समझने हो और ये समझना हो कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, किन परिस्थितियों में जा रही है, कौन से राजनेता की कौन सी रणनीति काम आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम है। मैं अभी आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऐसे शख्स से और उससे बातचीत करूंगा जिनको देखकर आप, मुझे यकीन है कि ये पूरा वीडियो खत्म होने तक छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके आकलन, उनके एनालिसिस, उनके तरीके और चीजों पे उनकी पकड़ है ही ऐसी। मैं बिना कुछ कहे पर्चा करा रहा हूँ आपका। अभय कुमार द्विवेदी, अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, पहले सीएनडीएस में रहे थे, दर्जनों किताबें लिखी हैं आपने। अभय द्विवेदी की किताबें पढ़कर ही आपको राजनीति का बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, सामाजिक परिवेश का ज्ञान हो जाएगा। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों की बड़ी डिमांड थी, लगातार लोग मैसेज कर रहे थे कि अभय जी को बुलाइए, वो बता पाएंगे देश की राजनीति। सबसे पहले मैं राहुल गांधी से ही शुरुआत करता हूँ। राहुल गांधी जिस तरह से अपने आप को शहीद की भूमिका में प्रस्तुत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये पिछड़ों का अपमान कर रहे किया है इन्होंने, इस गेम में, इस चौसर में जीत किसकी होगी, कांग्रेस की या बीजेपी? देखिए, ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी आपने एक टिप्पणी की थी कि चुनाव पास में है। मेरा मानना है चुनाव पास में नहीं है, चुनाव दूर है और चुनाव 1 साल दूर है। और 1 साल कोई बहुत छोटी-मोटी अवधि नहीं होती है। इस 1 साल में कुछ भी हो सकता है। एक तरह से देखा जाए तो ये विपक्ष के लिए भी अवसर है, 1 साल चुनाव दूर होना, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अवसर है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव की साल तो महत्वपूर्ण होती ही है, यानी 2024। चुनाव से पहले की साल, चुनाव के साल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये चुनाव दूर है, लेकिन चुनाव की साल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विपक्ष के पास अवसर ये है कि वो 10 साल चलने वाली एक सरकार के खिलाफ जो स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाती है, उसके खिलाफ एक ट्रिगर पॉइंट ढूँढ ले। एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट ढूँढ ले, जिसके कारण वो एंटी इनकम्बेंसी स्नोबॉल होनी शुरू हो जाए, यानी हर बार जब लुढ़के तो अपने आस-पास की ज़मीन अपने साथ लेके बड़ी-बड़ी होती चली जाए। और जब ये इसी तरह लुढ़कते हुए 2024 में पहुँचे, तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो सके, सरकार विरोधी भावनाएँ इतनी ज़्यादा हो जाएँ कि मोदी सरकार कितना भी प्रबंधन करे, उन्हें ना सँभाल पाए। ये तो विपक्ष का लक्ष्य है। और मोदी सरकार का लक्ष्य ये है कि विपक्ष को वो ट्रिगर पॉइंट ना मिलने दें। मोदी सरकार लगातार इसी लक्ष्य को ध्यान में रख के काम कर रही है। संसद में राहुल गांधी को ना बोलने देना, उनकी सदस्यता छिन जाना, ये सभी उसी योजना के हिस्से हैं। इसके बाद में ओबीसी का मसला इसीलिए उठाया जा रहा है ताकि इस मसले को कोई एक सामुदायिक मोड़ दिया जा सके। देखिए, अभी से नहीं, 60 के दशक से ही जब भारतीय जनता पार्टी का नाम जनसंघ था, उस वक्त भी जनसंघ को ओबीसी वोट काफी मिला करते थे। यादवों के वोट समाजवादी पार्टी के पास थे, लेकिन लोधियों के वोट और एक हद तक काशियों के वोट, शाक्य समुदाय के वोट जनसंघ के साथ थे। तो दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो एक सोशल इंजीनियरिंग हुई थी, ये उसका परिणाम था। तो ऊंची जातियों का एक बड़ा हिस्सा जनसंघ को वोट दिया करता था, बाकी सब कांग्रेस में जाते थे। और जनसंघ लोधियों और काशियों के दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ता था। आज की स्थिति यह है कि उसमें बहुत ज्यादा वोट जुड़ गए। एक तो
जो ऊंची जातियां हैं वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जेबी वोटर बन गई। लोधी उनके साथ मजबूती के साथ है ही, केवल एक बार को छोड़कर जब कल्याण सिंह उनसे अलग हो गए थे, उस अपवाद को छोड़कर बाकी तौर पर मजबूती से उनके साथ है। काशी समुदाय भी उनके साथ है। और इस बीच में कुछ दलित समुदाय के भी एक हिस्से को, जो आता जाता रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, स्थायी रूप से नहीं, लेकिन दलित समुदाय का भी एक हिस्सा उनको वोटर के तौर पर मिलता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई एक ऐसी घटना उसके खिलाफ हो जाए जिससे जो फेंस सिटर वोटर है, यही जो ना इधर है ना उधर है, इसकी पार्टी निष्ठाएं स्पष्ट नहीं है, जो आमतौर पर 15% से 25% के बीच में होता है। निर्भर करता है कि चुनावी प्रतियोगिता का किरदार क्या है। अगर चुनावी प्रतियोगिता बहुत कड़ी हुई तो फेंस सिटर वोटर की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर चुनावी प्रतियोगिता काफी ध्रुवीकृत हुई तो फेंस सिटर वोटर कम हो जाता है। तो वो फेंस सिटर वोटर यानी बीच का जो वोटर है, उस बीच के वोटर के दिमाग में कहीं ये सवाल ना आ जाए जो कि राहुल गांधी उठा रहे हैं। कहीं वो भी ना पूछने लगे कि भाई अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कैसे आ गया, सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है। क्या अडानी ने ही, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो वाइब्रेंट गुजरात का जो पूरा कार्यक्रम था वो अडानी ही उसके नियोजक और संगठक थे। ये तमाम बातें उस फैन सिटर वोटर के, उस बीच में खड़े हुए वोटर के दिमाग में ना आ जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। क्योंकि उस वोटर के दिमाग में जब कुछ बातें आ जाती हैं तब वो उनको मुखर होता है, तो ऊंची आवाज में पूछता है उसको, तो वो दीवार के दोनों तरफ उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो भी उसकी आवाज सुनते हैं और बीजेपी के और ज्यादा खिलाफ हो जाते हैं। जो बीजेपी के पक्ष में है उनके कान में भी बात जाती है और बीजेपी की निष्ठा के ऊपर वो पुनर्विचार करने लगते हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो उसने पिछले 9 साल में भी नहीं किया था। भाजपा ने कभी भी 9 साल में संसद की कार्रवाई नहीं रोकी। इस बार उसने विपक्ष पे आरोप लगाती थी कि संसद की कार्रवाई आप रोक लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी के भाषण को ब्लॉक करने के लिए उसने इस बार सदन की कार्रवाई भी रोक दी और अपनी आलोचना भी करना स्वीकार किया उसने कि ये सत्ताधारी दल को नहीं करना चाहिए था। उनका एकमात्र मकसद है कि अडानी के मसले पर कोई राजनीतिक चर्चा न होने पाए। तकनीकी चर्चा जो करना हो वो आप कर लीजिए, आप इस बात पर चर्चा करते रहिए कि उनके शेयर क्यों चढ़े उतरे, उन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड किया कि नहीं किया, ये सब चर्चाएं आप करते रहिए। जो हिंडलबर्ग रिपोर्ट में आरोप हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल के ऊपर भाजपा की एक प्रवक्ता थी, वो बड़े जोश के साथ बता रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के ज्यादातर लोग भाजपा के विरोधी हैं, या तो भाजपा का समर्थक तो उसमें कोई भी नहीं है। अगर पूरी तरह विरोधी नहीं है तब भी भाजपा का कुछ वो आलोचक है। सब लोगों के नाम ले लेके उन्होंने बताया कि ये इसलिए है, ये इसलिए है, इसलिए है। इसके बावजूद भी भाजपा को उस कमेटी से कोई चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है कि भाजपा को अडानी के मुद्दे पर कोई तकनीकी बातचीत करने में भाजपा को कोई संकोच नहीं। आप करते रहिए तकनीकी बातचीत, तय करते रहिए कि स्टॉक मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये राजनीतिक चर्चा का अडानी के नरेंद्र मोदी से क्या ताल्लुकात थे और ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है इसका बुनियादी किरदार क्या है, इसमें रुपए की क्या भूमिका है, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी ये अडानी को क्यों बचा रहे हैं, अडानी इस सरकार के साथ किस जगह पे दोनों एक दूसरे के साथ में गुत्थम गुत्था हैं, ये इस चीज पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो उनको कहीं डर है, जैसे विपक्ष को उम्मीद है और भाजपा को डर है। विपक्ष को उम्मीद है कि ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा और भाजपा को भी डर है कहीं ट्रिगर पॉइंट न बन जाए। तो अभी सारा विवाद और जो आप कह रहे हैं ना कौन जीतेगा, सारा विवाद इस बात को लेकर, सारी जद्दोजहद इस बात को लेकर। अभय जी, मुझे भी लगता था कि चूंकि पार्लियामेंट नहीं चल रही है, कई दिनों से इतना हल्ला गुल्ला कभी देखा नहीं, सरकार नहीं चलने दे रही है, ये तो मेरे शायद दुनिया में पहली बार किसी देश में हुआ होगा कि जो रूलिंग पार्टी है वो ही ना चलने दे। तो मुझे लगा कि मैं जाके देखूं कि जो वोटर हैं, ओरिजिनल वोटर हैं, उन पे क्या है। तो अभय जी, मैं 3 दिन पहले गया और दलित गांव में गया जहाँ पे सारे घर दलित के थे, सिर्फ 36 परिवार था, उसका मजरा था गाँव का।
मैंने कम से कम दर्जन, 1.5-2 दर्जन लोगों से बात करी, पूछा कि वहां पे पार्लियामेंट में लड़ाई हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है। अडानी, हैरान हो गया अभय जी, उसमें से 2 लोग भी ऐसे नहीं निकले जो अडानी का मुद्दा जानते हो। 2 लोग भी ऐसे नहीं निकले जो ये जानते हो कि राहुल गांधी का पार्लियामेंट में माइक बंद कर दिया गया। मुद्दे वहां ये थे दलितों के बीच में कि सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया, रामचरितमानस में ये चौपाई नहीं निकली, हमारे गांव की सफाई, गंदगी, ये मुद्दे थे। तो जो ओरिजिनल वोटर है गांव का, वो राफेल वाला मामले की तरह तो कहीं हवा तो फुस नहीं हो जाएगी कि राफेल राफेल मंच पे चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, मौके पे गांव तक है नहीं। क्या लगता है गांव तक अडानी पहुंच जाएंगे? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, कभी 1 साल पड़ा हुआ है। भाजपा को डर है कि पहुंच जाएंगे, विपक्ष की कोशिश है कि पहुंचे। अभी गांव तक नहीं पहुंचे हैं। मैं तो मानता हूं अभी शहर में भी नहीं पहुंचे हैं। हाँ, अभी हमारे और आपके बीच में है। अभी तो विपक्ष को पहले शहर में पहुंचाना पड़ेगा और भाजपा को उन्हें शहर में पहुंचाने से रोकना होगा। हाँ, देखिए, मसला क्या है? मसला यह है कि अडानी के पूरे बिजनेस में 3 बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के पैसे लगे हुए हैं। एक का नाम है जीवन बीमा निगम। मुझे यकीन है आपकी भी कई पॉलिसी होंगी, मेरे बेटे की भी पॉलिसी वहां चल रही है, सबकी कुछ ना कुछ वहां चल रही होती है। हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े बीमा संगठनों में से एक है। दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का लीड बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है सरकारी बैंकों में। तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, ये भी बहुत ही बड़ा बैंक है, इसकी कोई इन तीनों वित्तीय संस्थाओं की विशालता का कोई सानी नहीं है। इन तीनों ने अडानी में पैसा लगा रखा है। और ऐसी बात नहीं है केवल मोदी सरकार के कहने से ही पैसा लगाया है, कांग्रेस सरकार के में भी इन लोगों ने खूब पैसा लगाया था। अडानी के शेयरों में जो इजाफा हुआ था वो कांग्रेस सरकार के जमाने में भी बहुत ज्यादा हो चुका था। मोदी सरकार के जमाने में भी काफी हुआ है। तो अडानी का जो पिछले 9 साल से विस्तार तो हो ही रहा है, 9 साल से पहले से भी विस्तार हो रहा है, तो इनका काफी पैसा इसमें लगा हुआ है। अभी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण अडानी के शेयरों की पिटाई हुई, उसमें एलआईसी का खरीदे गए एक शेयर का मूलधन 11% कम हो गया। मैं मूलधन की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई शेयर 20 रुपए का खरीदा गया था तो उसमें 11% गिरावट आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा था। इससे अडानी साहब बहुत डरे और उन्होंने बहुत तेजी के साथ अपना डेट यानी अपना ऋण जो है वो कम करना शुरू किया और बहुत सारा ऋण वक्त से पहले उन्होंने निकाल दिया। उसके लिए उन्होंने अपने शेयरों को भी औने पौने दामों में बेचा इधर उधर से और उन्होंने धन की जुगाड़ की, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो अगर वो दुरुस्त कर दें अपना, तो उनको लगा कि ये कुछ उनकी जो साखगिरी है इसकी गिरावट रोकी जा सकती है, खत्म नहीं होगी। और इसमें एक हद तक वो सफल भी हुए। एक छोटी हद तक सफल भी हुए, लेकिन गड्ढा बहुत बड़ा है, उसमें काफी गहरे वो गिर चुके हैं। अब उसमें से बाहर निकलते हैं तो बहुत अभी ठीक से उनका सिर भी दिखाई पड़ना शुरू नहीं हुआ है बाहर, अभी सब पूरा शरीर उनके उसके अंदर ही है। तो वो बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। सरकार उनके पीछे है, सरकार चाहती है कि किसी तरीके से वो निकल आए, क्योंकि सरकार की साख भी लगी हुई है, लेकिन काफी मुश्किलें उनके सामने है। अब सवाल इस बात का है कि विपक्ष इस बात को उन लोगों तक कैसे पहुंचाएगा। इसके 2 तरीके हैं, एक तो विपक्ष की कोशिश है, दूसरी थोड़ी किस्मत भी विपक्ष के साथ होनी चाहिए। अगर कभी एलआईसी को, एसबीआई को और पीएनबी को झटका लगा, जिस दिन इन लोगों को तगड़ा झटका लगेगा, इन तीनों संस्थाओं को, और उसकी खबर देश भर में फैलेगी, तब शहर के और गांव के जो खुशहाल लोग हैं उनको लगेगा कि उनकी जेब के ऊपर डाका पड़ा है। सही बात। तब फिर वो लोग पूछेंगे अडानी नाम का बंदा कौन है। तब फिर वो अपनी महंगाई, बेरोजगारी की समस्याओं का रिश्ता इस कांड के साथ जोड़ेंगे। अभी दोनों चीजें अलग अलग हैं। अडानी का प्रकरण अलग है और महंगाई, बेरोजगारी की समस्या अलग है। महंगाई, बेरोजगारी, प्रशासन में रोजमर्रा का भ्रष्टाचार, सरकार का जातिवाद, भाई भतीजावाद, जो भी है, मतलब जिसकी वजह से जनता नाराज होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अडानी के मसला अभी उनसे जुड़ा नहीं है। जब इन सबकी एक श्रृंखला बन जाएगी, जब ये लगने लगेगा कि ये सब चीजें, पेट्रोल हमें इसलिए महंगा है कि सरकार ने अडानी को कुछ माल दे दिया, अगर इस तरह की भावना फैलती है, अगर इस तरह की अगर भावनाएं फैलती हैं, तब फिर अडानी का मुद्दा एंटी इनकम्बेंसी का ट्रिगर पॉइंट बनेगा। अगर ये ऐसा नहीं हुआ, तब फिर ये केवल विशेषज्ञों के बीच में, मीडिया विशेषज्ञों के बीच में, समीक्षकों के बीच में और उन लोगों के बीच में जो कि इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, मतलब जो हैं, उनके बीच में ही चर्चा का विषय बनकर रह जाएगा।
अबे जी एक सवाल और उठा, जैसे आज भी उठा कि जब राहुल गांधी अडानी पर हमला कर रहे थे, पड़ोस में गहलोत बैठे हुए थे। गहलोत, भूपेश सिंह बघेल, इनके यहाँ रिलायंस सॉरी क्षमा कीजिएगा, अडानी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है ममता बनर्जी के यहाँ, वामपंथी केरल में, तो ये विपक्ष ये बात मांग उठ रही थी कि कांग्रेस के अंदर ये बहुत बड़े संख्या में लोग ऐसे हैं जो या तो अडानी से उपकृत हुए या अडानी ने उनके इस राज्य में जाकर निवेश किया है। तो जब सवाल उठता है गहलोत का, सवाल उठता है भूपेश बघेल का कि भाई ये अडानी के खिलाफ कैसे बोलेंगे जब हजारों करोड़ का निवेश है, वो बोल भी नहीं देखिए, ये रहे बात ऊपर से देखने में पेचीदा लगती है, लेकिन ये पेचीदा है नहीं बात। इसलिए पेचीदा नहीं है कि एक बड़ा बिजनेसमैन है, मान लो रिलायंस वाले हैं, अदानी वाले हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, जो भी हैं, एक बड़ा बिजनेस, अगर किसी व्यापारी, किसी बड़े उद्योगपति ने कुछ गड़बड़ियां की हैं और उसकी गड़बड़ियों पर रोशनी डाली जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पूरा व्यापार गड़बड़ है। भाई एक देश के सबसे बड़े दो तीन जो उद्योगपति हैं, दो तीन तो घराने हैं, उनका तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे उनका व्यापार ना हो। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ियां की हैं और उन गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया जा रहा है, उनकी आलोचना की जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां वो ढंग से व्यापार कर रहे हैं या वो कर सकते हैं, जहां पे कोई विवाद नहीं है, ये कहा जाए ये क्यों हो रहा है। ये सवाल वो लोग उठाते हैं जो लोग दरअसल अडानी के साथ जुड़े हुए विवाद को थोड़ा सा पर्दा डालना चाहते हैं। इसलिए वो लोग दिलचस्पी के साथ इस सवाल को बार बार उठाते हैं कि गहलोत के यहाँ है, छत्तीसगढ़ में उसका है, या और विपक्ष की दूसरी सरकारों में है। तो इस बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दिमाग साफ करके कांग्रेस को और दूसरी विपक्षी पार्टियों को कुछ प्रयास करना होगा। इस बात की सफाई सार्वजनिक जीवन में पहले ही दे देनी होगी कि दरअसल वो अडानी के ऊपर जब हमला करते हैं तो अडानी के किस पहलू पे हमला करते हैं। कोई अडानी की शक्ल से उन्हें चिढ़ थोड़ी ना है। ठीक बात है। अडानी तो नरेंद्र मोदी नहीं आए थे उससे पहले भी व्यापार करते थे। हाँ, अच्छा व्यापार करते थे। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि किसी बात को तरह तरह से स्पिन दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अभय जी एक चीज मुद्दा और ध्यान होगा कि ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया था। ममता जी ने बयान ये दिया था कि अगर केंद्र सरकार अडानी की जांच करने को तैयार नहीं है तो राज्यों के स्तर पे उसकी जांच की जानी चाहिए, और मैं पश्चिम बंगाल में वो जांच शुरू करने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष की जहां सरकार है वो अपनी जांच शुरू करते हैं राज्यों के स्तर पर। अब पश्चिम बंगाल में भी लगाया हुआ है अडानी ने पैसा। जब ममता बनर्जी खुद तैयार है उसकी जांच करने के लिए, तो अशोक गहलोत भी तैयार हो सकते हैं जांच करने के लिए। ठीक बात है। उसके लिए भूपेश बघेल भी तैयार हो सकते हैं जांच करने के लिए। तो ये जब जो मीडिया के अंदर से जो इस तरह की आवाज उठती है, तथाकथित समीक्षा कहता हूं मैं, ये दरअसल उस पूरे मामले को एक सरकार समर्थक स्पिन देने की कोशिश। अभी जी एक चीज और सामने आ रही है, अखिलेश यादव ने भी आज इशारा किया कि अब कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का महत्व समझना चाहिए, साथ लाना चाहिए। अब दो विषय हो रहे हैं कि कांग्रेस एकला चलो के सिद्धांत पे चलेगी या फिर जो क्षेत्रीय दल हैं, पश्चिम बंगाल में ममता है, अखिलेश यादव हैं, केसीआर हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, इनके संग वो तालमेल बना के चलेगी। मतलब थर्ड फ्रंट बन पाएगा या संयुक्त पूरा एक विपक्ष एक हो पाएगा? क्या देखते हैं आप, कांग्रेस बड़ा भाई की भूमिका अदा कर पाएगी? देखिए, ये तभी मैं कह रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव काफी दूर है। इस जो आप चर्चा आप कर रहे हैं, इस चर्चा में अभी 1 साल बाकी है। ये आखिरी मंजिल है विपक्षी एकता। विपक्षी एकता चरणबद्ध तरीके से हो सकती है। मैं विपक्षी एकता के मुख्य रूप से 2 बड़े आयाम देखता हूं। एक आयाम तो यही है कि सब भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा हो, उसके लिए सबके बीच में एक तालमेल हो जाए। ये आखिरी मंजिल है। हम आज पहले चरण में खड़े हुए हैं और हम आखिरी मंजिल की चर्चा करें, उचित नहीं है। पहला चरण क्या है? पहला चरण यह है कि विपक्षी एकता के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाए। अधिकतम नहीं, अधिकतम कार्यक्रम तो वो है जो आखिरी मंजिल है। न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाए, और उस न्यूनतम कार्यक्रम के कुछ बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे एक बुलेट पॉइंट ये है जो अडानी का मुद्दा, इसके ऊपर सब लोग एकजुट हो जाएं। दूसरा बुलेट पॉइंट ये है कि राज्यपालों के जरिए जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको क्यों तंग किया जा रहा है, उसके ऊपर सब लोग एकजुट हो जाएं। तीसरा मुद्दा यह है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं विपक्षी नेताओं को क्यों परेशान कर रही हैं, इसके ऊपर सब लोग एकजुट हो जाएं।
तो बहुत से न्यूनतम महंगाई, बेरोजगारी के सवाल एक मुद्दा हो सकता है। चीन के मामले में जो विदेश नीति की नाकामी है वो एक मुद्दा हो सकता है। तो जो विपक्ष के रणनीतिकार हैं वो आपस में बैठकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किस्म की चीज बना लें कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिनके आधार पर विपक्षी लोग आपस में जुड़ के राजनीति करेंगे, बाकी मसलों पर अलग अलग राजनीति करेंगे। अभी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस को तेलंगाना में भी लड़ना है, जब उड़ीसा में चुनाव होगा तो कांग्रेस को उड़ीसा में भी लड़ना है, फिर आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो मध्य प्रदेश में लड़ेगी। तो ऐसे में आप देखिए, आप चुनाव के सवाल को लेकर एकता करेंगे, हो ही नहीं पाएगी एकता। राष्ट्रीय राजनीति की प्राथमिकताएं तय करके एक न्यूनतम कार्यक्रम विपक्षी एकता का बनना चाहिए, ताकि विपक्ष के सब नेता अपना अपना चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहें, लेकिन जब राष्ट्रीय बातचीत हो तो केवल उन्हीं मुद्दों की चर्चा करें, उन्हीं मुद्दों पे आपस में तालमेल हो। अगर उस मुद्दे पे कोई पार्टी कार्यक्रम लेती है तो दूसरी पार्टियां भी उसके साथ जुड़ जाएं, अन्य अपना अपना कार्यक्रम लें। तो जब तक इस प्रकार की समझदारी नहीं बनेगी, इस प्रकार का सामंजस्य नहीं बनेगा, तब तक इसी प्रकार की बातें होती रहेंगी कि जो सबसे आखिर में होना है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं। आपको क्या लगता है ये जो राहुल गांधी वाला पूरा घटनाक्रम हुआ, बीजेपी को खुद क्या लग रहा होगा कि ये सही हुआ, हमारे फायदे में रहा, या बीजेपी को अब लग रहा होगा हम हिट विकेट हो रहे हैं इसमें? देखिए, भाजपा जिस मानसिकता के तहत काम करती है वो उसके हिसाब से तो लग रहा होगा कि वो काफी फायदे में है। और वो मानसिकता ये है कि अपने, अगर उनके विपक्षी की ऐसी छवि जनता में जा रही है कि विपक्षी कमजोर है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उनकी छवि में एक उछाल आया था, खुद भाजपा के लोगों ने भी हिचक के साथ इस बात को मान लिया था। लेकिन अब इस प्रकरण से भाजपा को ऐसा लगने लगा है कि भारत जोड़ो यात्रा की जो उपलब्धियां थी तो सीधे सीधे राहुल गांधी के खाते में दर्ज हो गई थी, खाते में क्रेडिट हो गई थी, वो उपलब्धियां अब डेबिट हो गई हैं। ये भाजपा को लगने लगा है, भाजपा को लगने लगा है कि हमने राहुल गांधी को बेचारा बना दिया है, उनको सजा भी दिलवा दी, उनकी सांसदी भी छीन ली, उनको संसद में बोलने भी नहीं दिया। इससे पहले जब वो बोले थे तो उनका जो भाषण था उसको संसद के रिकॉर्ड से निकलवा दिया। यानी अदानी वाले मसले पर राहुल गांधी का कुछ भी बोला हुआ संसद में मौजूद ही नहीं है। 25-30 साल बाद इस पे जब कोई रिसर्च करेगा तो उसे कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है। पहले तो जो बोला उसको हटा दिया रिकॉर्ड से और बाद में फिर बोलने नहीं दिया। तो ये है भाजपा को लग रहा होगा कि जो टीना फैक्टर है मोदी के खिलाफ, देयर इज नो अल्टरनेटिव, विकल्पहीनता की जो स्थिति है वो राहुल गांधी को अगर कमजोर दिखाया जाए तो विकल्पहीनता की स्थिति और मजबूत होती है। विकल्पहीनता का फायदा ये होता है कि जो लोग सरकार से नाराज भी होते हैं वो फिर बाद में सरकार को ही वोट दे देते हैं, बोले भाई इसके अलावा कोई है ही नहीं मैदान में और यही सरकार चला सकते हैं, यही तक चला रहे हैं, थोड़ी बहुत कमी बेशी है, देखा जाएगा अगले चुनाव में, तो उनके वोट भी मिल जाते हैं। जब विकल्प स्पष्ट होता है सामने तो लोग जरा भी नाराज होते हैं तो विकल्प के ऊपर गौर करने लगते हैं। अपनी हमेशा चुनावी प्राथमिकताएं उनकी जो है उस पर विचार करते रहते हैं, तो कभी फिक्स नहीं होती, जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं वो फिक्स नहीं होती। तो ये भाजपा को लग रहा होगा कि इसकी वजह से वो फायदे में है। और मैं आपको बताऊं, अभी भाजपा फायदे में है भी आज की तारीख में। ये विपक्ष का काम है कि इस फायदे को नुकसान में बदले। विपक्ष को इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने कहा ना कि लोगों को पता ही नहीं था कि अदानी कौन है। ऐसे ही एक बार जब बोफर्स का मसला शुरू हुआ था, आज ही हमारे एक पत्रकार मित्र ने बताया मुझे, सुबह के वक्त मैं एक उनके कार्यक्रम में था, तो उनके मित्र ने बताया मुझे कि बोफर्स के मसले में शुरुआती दौर में आम लोगों से ऐसी वो जांच पड़ताल उसने एक बार की तो पाया कि लोगों को बोफर्स के मसले के बारे में पता ही नहीं है। और ये विपक्षी नेता बीपी सिंह वगैरह बड़ी रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जेब से पर्ची निकाल के लहराते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी कि बाद में वो बात सबको पता लग गई और उस मसले के ऊपर चुनाव हो गया। जिनको 450 सीटें मिली थी राजीव गांधी को, वो पिछड़ गए। तो ये
इसीलिए मैं कह रहा हूं 1 साल है, इस 1 साल में भाजपा कोशिश करेगी कि अदानी का मसला लोगों तक न पहुंचे, विपक्ष कोशिश करेगा कि अदानी का मसला लोगों तक पहुंचे। अब राहुल गांधी की सांसदी चली गई है। आज की पत्रकार वार्ता में मुझे लगा कि उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें मिले तो ठीक है, न मिले तो ठीक है, हम इसके लिए कोई ज्यादा चिंतित नहीं है, हम ये अदानी का मसला उठाते रहेंगे लगातार। इसका मतलब है कि वो उन्होंने समझ लिया है कि इसी मुद्दे के दम पर वो मोदी जी को 2024 में चुनौती दे पाएंगे। इसलिए वो लगातार उनका फोकस उस पर होगा और इसी के इर्द गिर्द वो विपक्ष को भी गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। अब उसका अंतिम परिणाम क्या निकलता है ये कोई नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों पक्षों की कोशिशें इस तरह से होंगी। अच्छा अभय जी, आपको क्या लगता है कि इस समय मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए सबसे परेशानी की चीज क्या है? कौन से फ्रंट पे उन्हें सबसे ज्यादा काम करना है? देखिए, बहुत सबसे मुश्किल वाली बात है महंगाई, बेरोजगारी वाली बात। ये महंगाई दोनों और ऐसी हाँ, ये दोनों ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दुरुस्त करना मोदी जी के हाथ में नहीं है। ये कोई मोदी जी के भाषणों से और अमित शाह के पन्ना प्रमुख वाले प्रबंधन से ठीक नहीं होगी बात। ये तो कितना भी आप कहते रहिए, ये तो जमीनी समस्या है। ये अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चल रही है, अभी से नहीं, मोदी के शासनकाल से नहीं, 1990 से जिस तरह अर्थव्यवस्था चल रही है, ये उसका संचित परिणाम है। भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ही केवल जमाने तक सकारात्मक थी। उसके बाद में मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में जो सरकार चली, उनके प्रधानमंत्रित्व में जो सरकार चली, उसी वक्त से वो नकारात्मक यानी नेगेटिव होनी शुरू हो गई थी और इस वक्त वो नेगेटिव है। भारतीय अर्थव्यवस्था नए रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी थी वो नेगेटिव है। इसी तरीके से वो मुद्रास्फीति में थोड़ा बहुत हेरफेर कर, यानी महंगाई बढ़ने की दर को धीमा कर सकते हैं, महंगाई बढ़ना बंद नहीं करवा सकते। ये तो हो सकता है कि महंगाई मान लो 7% की दर से बढ़ रही है तो कोशिश करके 5% की दर पे ले आए, उसे 4.5% की दर पे ले आए। ऐसा नहीं हो सकता कि महंगाई बढ़ने को रोक दें। तो ये उनके हाथ में नहीं है। और चुनाव के 1 साल पहले जब ऐसी स्थिति बनती है, यानी इन्फ्लेशन भी है और अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि की दर है वो सुस्त है, दुनिया के दूसरे कुछ देशों से बेहतर हो सकती है, लेकिन भारत की जरूरतें पूरी करने के लिहाज से सुस्त है। नए रोजगार निकल नहीं रहे हैं उससे। जो नई टेक्नोलॉजी आती है उससे ऑटोमेशन होता है, उससे रोजगार में और कमी आती है। न केवल नए रोजगार नहीं निकल रहे हैं बल्कि पुराने रोजगार छिन रहे हैं। न केवल लोगों की आमदनी गिर रही है बल्कि आमदनी बढ़ नहीं रही है बल्कि आमदनी उनकी गिर रही है। तो ऐसी स्थिति में ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब है। इससे यह है कि जन भावनाओं की नाराजगी का आधार बनता रहता है। उस आधार को एक बगुले और आंधी की तरह वो ना हो पाए, उसका विपक्ष को इंतजार है कि उन्हें कोई मुद्दा मिले और सरकार की कोशिश है कि मुद्दा ना मिल पाए। अदानी का मसला वही मुद्दा है, वो बन सकता है, सरकार उसको बनने नहीं देगी। ये जद्दोजहद चल रही। अभय जी, जातिगत अगर हम बात करें, चूंकि आपने बहुत काम किया है, जातियों पे बहुत काम किया है, आपने बहुत रिसर्च की है, दलित समुदाय में खास तौर से और पिछड़े समुदाय में जो पिछले 2014 और 19 में भाजपा के प्रति जो भावनाएं थी, उनके प्रति समर्थन था, वो हैं। मतलब मेरा कहने मतलब है कि जब राम मंदिर बन जाएगा, काशी पे, अयोध्या पे के बाद में मथुरा पे थोड़ा थोड़ा काम शुरू करेंगे, वो हिंदुत्व की काट क्या कमंडल वाली राजनीति वाली चीजें आएंगी और फिर जो मंडल की जो चीजें उभरेंगी, जैसे नीतीश ने जाति जनगणना की बात करी, क्या इस पे हिंदुत्व पे ये कहीं चोट करेगा? देखिए, मैं ये मानता हूं कि मंडल का मुद्दा प्रभावी नहीं रह गया। ये पुरानी राजनीति के फिक्रे हैं जो अभी भी हमारी जुबान पे चढ़े हुए हैं। इसलिए हम बार बार उनके आईने में मौजूदा राजनीतिक विमर्श को देखने लगते हैं, जबकि ऐसी स्थिति है नहीं। ये उस वक्त जब सामाजिक न्याय की राजनीति अपने शिखर पर थी और उसके नेताओं, जब लालू यादव की साख बहुत अच्छी थी, मुलायम सिंह की साख बहुत अच्छी थी, कांशीराम मायावती की साख बहुत अच्छी थी, लगता था कि ये लोग कमजोर जातियों के नेता हैं। उस वक्त बीजेपी को भी अडवाणी के जमाने में डर लगा था कि हमारे पास जो पिछड़ा वर्ग है वो इनके साथ न चला जाएगा।
इसीलिए तो रामरथ यात्रा निकाली गई थी। आपको याद होगा कि जब वीपी सिंह ने आरक्षण की घोषणा की तो सूर्यकांत बाली ने नवभारत टाइम्स में एक लेख लिखा था, और उस लेख का शीर्षक था कि एक व्यक्ति के बढ़ते हुए वोट, यानी मान रहे थे कि इसकी वजह से लगातार वीपी सिंह की तरफ पिछड़ा वोट जा रहा है। तो वीपी सिंह की तरफ तो पिछड़ा वोट नहीं गया, लेकिन वो इन बड़े पिछड़े नेताओं के बीच में बट गया। तो इसीलिए पूरे 90 के दशक में और नई सदी के दशक में भी कई सालों तक जो सामाजिक न्याय की पार्टियां थीं, ये 3 पार्टियां खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत लेने से रोकती नहीं, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करती थी अपने अपने क्षेत्रों में। जैसे ही इन पार्टियों का प्रदर्शन गिरा, वैसे ही भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने लगा। आप देखिए 2014 में इनका प्रदर्शन बुरी तरह गिरा, 2019 में और ज्यादा गिरा। वैसे ही भाजपा को, जब इनका जनाधार भाजपा की तरफ खिसकना शुरू हुआ, तब फिर भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने लगा। अगर ये पार्टियां मजबूत होंगी तो भाजपा की कीमत तो मजबूत होगी, क्योंकि इनका निर्वाचन, इनका जो जनाधार है वो कांग्रेस में तो कोई है नहीं, सारे लोग भाजपा से निकल के जाएंगे। तो भाजपा इसलिए इन पार्टियों को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहती। उसकी पूरी कोशिश होती है कि ये पार्टियां हमारे खिलाफ कोई बड़ी बात ना कर पाए, सक्रिय न रह पाए। इसके लिए वो डिस्प्रपोर्शनेट एसिड का केस का भी इस्तेमाल होता है। लंबे अरसे तक इन लोगों के हाथ में सत्ता रही है, तो इन लोगों के जो कुछ काम इस तरह के हैं जिनका भाजपा ने फाइलें, डोजियर्स बना रखे हैं, फाइलें बना रखी, और हम सब लोग जानते हैं कि उसके जरिए किस तरीके से इनको निचोड़ा जाता है, रोका जाता है और इनके रास्ते में इनको चुप कराया जाता है। तो वो प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं। तो राजनीति, यहाँ पर राजनीति की कई परतें हैं। फिर भाजपा इस मामले में बड़ी कुशल है कि वो विभिन्न समुदायों को अपने साथ जोड़ने के लिए नई नई युक्तियां अपनाती रहती है। तो वो प्रोसेस भी साथ में समांतर चलता रहता है। तो दूसरे एक और बात है, 2014 के बाद से राजनीति करने के जो तरीके 2014 से पहले बहुत ही कामयाब थे, 2014 के बाद राजनीति करने के बहुत से तरीके उतने कामयाब नहीं रह गए। उन तरीकों से राजनीति करने वालों को कुछ नया आइडिया लाना चाहिए। और वो नया आइडिया से कम्युनिस्ट क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि अब उनके जो किसान आंदोलन जिस तरह से होता था, जिस तरीके से मजदूर आंदोलन होता था, जिस तरह उनका छात्र आंदोलन होता था, उस तरह वो नहीं कर पा रहे। उनको वो लोकप्रियता नहीं हासिल हो रही है, होल टाइमर्स नहीं मिल रहे हैं, जनाधार नहीं प्राप्त हो रहा है। जहां एक बार चुनाव हार जाते हैं, वापसी नहीं होती। त्रिपुरा में चुनाव हार गए, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गए, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। इसी तरीके से समाजवादियों के साथ में और ये अंबेडकरवादियों के साथ में भी यही स्थिति है, लोहियावादियों के साथ भी यही स्थिति है, जो लोग कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं उनके साथ भी यही स्थिति है। तो ये लोग एक बार जब इनका पतन शुरू होता है तो दोबारा अपने ग्राफ को नहीं उठा पाते हैं। देखिए, भाजपा का बहुत बड़ा पतन हुआ था 1984 में, 2 सीटें रह गई थी। उन्होंने बताया कि हम अपने ग्राफ को फिर से उठा सकते हैं। उन्हें फिर 84 के बाद कितना समय लगा, 2014, यानी 30 साल लगे उन्हें। पूरे 30 साल तक उन्होंने कदम ब कदम संघर्ष किया, नई नई रणनीतियां अपनाई और वो 2014 में पूर्ण बहुमत तक पहुंच गए। अब ये पार्टियां हार रही हैं, इन्हें भाजपा से सबक लेके अपने आप में ग्राफ को उठाने की कोशिश शुरू करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो नहीं कर पा रहे। अभय जी, 2014 और 2019 में जो मोदी जी के प्रति लोगों में उफान था, प्यार था, आपको क्या लगता है वो उतना ही ज्वार है, कमी आई है? देखिए, ये नापने का हम लोगों के पास कोई यंत्र नहीं है। जो सर्वे करने वाली एजेंसियां भी जो नापजोक करती हैं, वो उसको भी मैं कोई खास महत्व नहीं देता, क्योंकि सर्वे के हथकंडे वगैरह बहुत विश्वसनीय नहीं रह गए। मैं उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं वो ठीक है, उससे थोड़ा हांडी के एक चावल का पता लग जाता है, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। और ये राजनीति जो है ना, उसमें चावल किस्म किस्म के होते हैं। हांडी में तो एक ही किस्म के चावल होते हैं, एक चावल उठाया पता लगा लिया। ये राजनीति एक ऐसी हांडी है, इसमें 50 तरह का चावल है, उसमें सेला भी पड़ा है, रामभोग भी पड़ा है, बासमती भी पड़ा है, सब चावल। एक चावल उठाएंगे आप तो पता नहीं लगेगा दूसरा चावल क्या काम कर रहा है, तो पका है कि नहीं पका है। इसलिए ये सब नहीं पता लगाया सकता।
मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि इस वक्त देश में एक ऐसा नेता है जो एक मंच से खड़े होकर पूरे देश को संबोधित कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जिन इलाकों में भाजपा का प्रभाव नहीं है वहां भी उसकी बात सुनी जाती है, जहां प्रभाव है वहां तो सुनी जाती है। ऐसा कोई नेता अभी मौजूद नहीं है। दूसरा, बनने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के में अपने को इस तरह का नेता बनाने की कोशिश की। दूसरी इस तरह की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा होती है, वो भी अपने आप को इस तरह के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। केवल राहुल गांधी एक ऐसी पार्टी के नेता है जो स्वीकृति हुई पार्टी है, अरविंद केजरीवाल एक ऐसी पार्टी के नेता है जो फैलती हुई पार्टी है। छोटी पार्टी है लेकिन फैलती हुई पार्टी। तो ये दोनों में बुनियादी रूप से फर्क है। लेकिन अभी भी कांग्रेस के पास देश के बहुत से इलाकों में काफी राजनीतिक शक्तियां हैं, स्थानीय स्तर पर काफी नेता हैं। कांग्रेस की प्रमुख समस्या यह है कि उसका आला कमान कमजोर है। इसलिए इस समस्या का ठीकरा राहुल गांधी के दरवाजे पे धैर्य पे भी फूटता है, सोनिया गांधी के धैर्य पे भी फूटता है, प्रियंका गांधी की धैर्य पे भी फूटता है। ये तीनों मिलकर कांग्रेस को एक मजबूत आला कमान दे पाने में असमर्थ रहे। अगर कांग्रेस का आला कमान मजबूत होता तो अभी राजस्थान में गहलोत की और पायलट की सिर्फ फुटबॉल न चल रही होती। ठीक बात। अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इकाई में मतभेद नहीं होते। हिमाचल प्रदेश में चुनाव जरूर जीत गए, वहां कितना कांग्रेसियों में मतभेद था इसकी आप जानते ही हैं उसकी पूरी कहानी। जनता ने चुनाव जिता दिया। हाँ, ठीक बात है। लोग कह रहे हैं कर्नाटक में भाजपा की हालत बहुत खस्ता है, हिमाचल प्रदेश जैसा ही होगा, कांग्रेस जीतना जीते जनता उसे जिता देगी। लेकिन बजाय इसके कि कांग्रेस को प्रयास करके अपनी योजना के मुताबिक चुनाव जीतते हुए दिखना चाहिए। देखिए, कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस ने उसको 100% नहीं जीता तो फिर आप कांग्रेस के बारे में चर्चा करना भूल जाइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा अभय जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या करेगी? वो सपा के साथ जाएगी, वो बसपा के साथ जाएगी, वो अकेले लड़ेगी? मेरा मानना है कि कांग्रेस की बजाय ये सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी के सामने रखा जाना चाहिए, अखिलेश के सामने। अखिलेश ने पिछले विधानसभा चुनाव में एक तो विपक्ष की एकता करने में, पिछड़ी जातियों की एकता करने में कामयाबी हासिल की, इसका श्रेय उनको जाना चाहिए। दूसरा, मुसलमानों का एक असाधारण ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुआ। ना तो ओवैसी को कुछ मिला, ना कांग्रेस को कुछ मिला, ना बसपा को कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। सारे मुसलमान वोट अखिलेश के खाते में गए। मैं ये मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में न तो वैसी पिछड़ी एकता अखिलेश के पक्ष में होगी, न ही मुसलमानों के उस तरह से वोट अखिलेश के पक्ष में जाएंगे। इस चीज को समाजवादी पार्टी की रणनीतिकार भी अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, अभी बहुत समय है उनके पास ये सोचने का कि उन्हें करना क्या है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एकमात्र चुनावी उपलब्धि यह है कि वो देश के मुसलमानों को ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव में मोदी के प्रमुख प्रतिद्वंदी वही होंगे। इस बार मुसलमान वोट कांग्रेस को बहुत हमदर्दी से देखने वाला है और वो उत्तर प्रदेश में उससे बहुत नुकसान होगा अखिलेश यादव को। तो सोचना उनको है कि वो कांग्रेस के साथ डील कैसे करें। तो मायावती की और कांग्रेस की डील की तरफ आप नहीं देख रहे हैं? देखिए, मायावती की समस्या दूसरी है। अखिलेश के पास कम से कम अपना जनाधार तो है पक्का। मायावती का तो जनाधार ही उनका साथ छोड़ रहा है। भाई, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाटा वोटों ने भाजपा का साथ ना दिया होता तो भाजपा का जाट वोटों की नाराजगी के कारण सुपड़ा साफ हो गया होता। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बची इसीलिए भाजपा कि जाट वोटों की कमी का एक हिस्से की पूर्ति जो है वो जाटा वोटों ने की। ये बसपा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। अब ये अभी तक रहस्य है कि पता नहीं लग पा कि क्यों हुआ। मायावती ने करवाया या अपने आप हो गया। अगर मायावती ने करवाया तब भी बड़ी गलत बात है, अपने आप हो गया तब भी बड़ी गलत बात है। दोनों ही हालतों में इसकी जवाब मायावती को ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। आप ये कह के कि हमारी ऐसी झूठ बोला जा रहा है और जनता की एकता तोड़ी जा रही है, ये तो जनता को सुनाने की बात है। अबे जी, अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं, सपा बसपा कांग्रेस, तो क्या भविष्य देखते हैं आप? नहीं, तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी तो फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा हर हालत में। कांग्रेस आपके अच्छा मान लीजिए अभी चुनाव होते हैं, क्योंकि आपका आकलन बहुत सही होता है। अभी चुनाव होते हैं। देखिए, चुनाव का आकलन करना बम्बईया फिल्म हिट होगी नहीं होगी इसका आकलन करना है। मैं कभी नहीं करता हूँ।
बम्बैया फिल्म अच्छा, अच्छी से अच्छी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। वैसे अच्छा मोटे तौर पे क्या लगता है, अगर मान लीजिए अगले 1 महीने बाद चुनाव हो जाए तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत पाएगी? 2-3-4 सीटें, और क्या उससे ज्यादा। अगर 3 5 4 सीटें भी जीत गए तो समझो बहुत बड़ा काम कर लिया। हुँ, और 5 ही 6 सीटें, 5 से 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। उनकी तो उतनी थी, हैं? वो उनकी भी उतनी रह उतनी थी, जाएंगी, उससे भी कम रह जाएंगी। उससे बाकी भी कम सब रह एक दो बहुजन समाज, वो कुछ बहुजन, बाकी सब वही 60-70 सीटें वो जीत लेगी भारतीय जनता पार्टी बड़े आराम के साथ। तो देखिए, बीजेपी। जब तक राजनीतिक शक्तियों का संतुलन वहां बदलेगा नहीं और सामाजिक शक्तियों का संतुलन नहीं बदलेगा, तब तक केवल महंगाई बेरोजगारी के दम पे वहां पे आप नहीं हरा सकते। लोग नाराज भी रहेंगे, आप ये भी कहते रहेंगे बड़ी महंगाई बेरोजगारी है, लेकिन बाद में वो गा बजा के मोदी जी को वोट दे आएंगे आगे। ये है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बदलता है, कुछ अदानी वाला मसला भड़कता है, लोगों को लगता है कि भाई अदानी के मसले के जरिए उनकी जेब पे डाका मारा गया है, या देश की समस्याओं की जड़ ऐसे इस तरह के कामों, इस तरह के प्रकरणों में भी है, तब फिर वो जरूर सोच सकते हैं कि इस बार हम वोट देने कुछ नए किसी और को वोट दें। तो आपका मोटे-मोटे तौर पे आपका मानना ये है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा सीटें देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो कांग्रेस को सपा के साथ और सपा को कांग्रेस के साथ एक अलायंस बनाना होगा, तभी बीजेपी को रोका जा सकता है। सोचना पड़ेगा उन लोगों को, और बहुत वो अलायंस चुनाव के 1 हफ्ते पहले बनाएगा तो नहीं फायदा होगा उससे। उसमें कोई फिर दोनों पार्टियां जेल नहीं कर पाती। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं एक न्यूनतम विपक्ष का एक संघर्ष का न्यूनतम कार्यक्रम बन जाए। हाँ, दोनों मिलजुल के काम करने लगे और चुनाव आते आते जनता के ऊपर ये इमेज पड़े कि भाई ये दोनों तो एक ही हैं दरअसल, तब वोटों का इधर उधर ट्रांसफर होगा। अभी सीपीएम के साथ में कांग्रेस ने त्रिपुरा में अलायंस कर लिया, वोटों का ट्रांसफर हुआ ही नहीं। हाँ, तुरंत वाले में नहीं होता है। हाँ, तो एकदम चुनाव से ठीक पहले होता है, उससे नहीं होता कुछ भी। मतलब वो बिल्कुल ऐसा होता है कि आप 2 धन 2 बराबर 4 करना चाहते हैं। इस तरह की अंकगणित नहीं चुनाव में चलती है। अंकगणित में थोड़ी केमिस्ट्री मिलानी पड़ती है। वो केमिस्ट्री तभी बनती है जबकि आप कम से कम 7-8 महीने पहले से अपना गठजोड़ घोषित कर दें और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ें, और गठजोड़ ना भी करें, मिलजुल कर काम करते हुए दिखें। चुनाव आते आते जनता को लगने लगेगा कि ये लोग तो सब एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। वरना जैसे ही चुनाव आएंगे एन मौके पे, तो उत्तर प्रदेश के तमाम वोटरों को लगेगा भाई अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री तो बनने वाले हैं नहीं, इनकी पार्टी को क्यों हम गंभीरता से लें। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में देखेंगे। सही बात है। और विधानसभा चुनाव में हमने अच्छे वोट भी दे दिए थे। भाई इस मुल्क पे कौन हुकूमत करेगा? अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। तो जो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो ऑलरेडी पहले से प्रधानमंत्री है और अब फिर प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोक रहा है, तो सबसे पहले नंबर पर तो उसके ऊपर गौर करेंगे वो इसको वोट दें या न दें। बाकी सारे उम्मीदवार जो हैं वो बहुत पीछे चले जाएंगे इस विचार क्रम में। अच्छा, एक आखिरी सवाल अभय जी, मोदी जी 2019 में ज्यादा कंफर्ट थे, ज्यादा सुविधाजनक थे, या इस समय ज्यादा सुविधाजनक होंगे? परेशानियां 2019 में मोदी के लिए ज्यादा बड़ी थी या 2024 में? देखिए, आप इस सवाल को इस तरह पूछिए कि मोदी जी की 2018 में क्या परेशानियां थी। हाँ, 1 साल पहले। 19 की परेशानी तो आप 2024 में पूछना हमसे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो 2018 में जो परेशानियां थी उसके लिहाज से इस बार मोदी जी ज्यादा परेशान है। देखिए, इस बार कई प्रांतों में दिक्कतें हैं उनके लिए। बिहार में एक आदर्श भाजपा विरोधी एकता बनी हुई है जो देश में और कहीं नहीं है। बिहार में सारे लोग, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के सारे लोग एक तरफ हैं, भाजपा के खिलाफ। मध्य प्रदेश में उनको दिक्कतें होंगी पैदा, उनके लिए दिक्कतें, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में दिक्कतें पैदा होंगी उनके लिए पश्चिम बंगाल में दिक्कतें पैदा होंगी, उनको उड़ीसा में दिक्कतों का इस बार सामना करना पड़ेगा। तो ये सब उनके दिक्कत वाले इलाके हैं। उनका जो कैचमेंट एरिया है वहां अभी भी मजबूत है। वो गुजरात में अभी भी मजबूत है, वो उत्तर प्रदेश में अभी भी मजबूत है। मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में उनका दांव अलग तरह का होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़ी कमजोरी दिख रही है। तो जो उनका कैचमेंट एरिया, प्रभाव का इलाका है उसमें, लेकिन दूसरी तरफ ये उनके सामने खतरा है कोई अदानी का मुद्दा उनके खिलाफ ट्रिगर पॉइंट ना बन जाए।
महंगाई बेरोजगारी इतनी नहीं थी 2018 में जितनी इस वक्त है, थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो अब दूसरी एक और बात है, 2018 में 2014 से लेकर 18 तक की जो नरेंद्र मोदी का कामकाज था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी नई नई योजनाएं पेश की थी, बहुत सारी सब्सिडी वगैरह देना शुरू किया था, जनता के लिए सब कुछ नया नया था 2018 में। उन्हें लग रहा था कि ये एक लोकोपकारी किस्म की सरकार है। फिर वो उसके 2018 में दिक्कतों का सामना करने के लिए उन्हें बालाकोट स्ट्राइक मिल गई। पुलवामा वाले मसले के बाद जो बालाकोट स्ट्राइक हुई वो उनको मिल गई। वो उस तरह का कोई चीज इन्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी किसी को नहीं पता, वो भविष्य के गर्भ में है। तो 2018 में उनकी जो स्थिति थी, वैसी स्थिति उसके मुकाबले आज वो थोड़ी मुश्किल में। शुक्रिया अभय जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अभय देवी जी को सुन रहे थे आप, और हम देश की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। मुझको यकीन है कि देश की राजनीति की मोटी मोटी जानकारी आपको अभय जी से बहुत बेहतर तरीके से मिली होगी, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं जिनको देश के हर राज्य पे उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा रहती है। अपनी राय से अवगत कराइएगा। कुछ राज्यों में और चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक। इन राज्यों की खबरें देखने को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।